Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and as you all know I am your tutor मुस्कान। आज की वीडियो हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने से पहले एक बेसिक सा इंट्रो लेते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है रेस्पिरेशन? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? एनर्जी के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं टू फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, ये होता है रेस्पिरेशन। हमें पता है रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है, सबने पढ़ा है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। 2 टाइप के होता है रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो O2 की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। अभी फ़िलहाल एनारोबिक रेस्पिरेशन को हाइड कर दो, छुपा दो, सिर्फ इतना देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन आती है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या करता है? कन्वर्ट होता है किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से क्या होता है? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस होती कहाँ पे है? सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल के साइटोसोल में, या फिर हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ पे होती है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद जब पाइरूवेट बन जाता है, ठीक है, पाइरूवेट हमारा बन गया। पाइरूवेट जब बन गया तो उसके बाद जो हमारा पाइरूवेट है वो कहाँ एंटर करता है? क्रेब्स साइकिल में। कहाँ पे जाता है? क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल होती कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, बेसिक चीज़ लो। अभी जब हम डिटेल में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स में कहाँ पर होती है और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होती है। ओके, देखो, जब पाइरूवेट एंटर करता है क्रेब्स साइकिल से तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और 38 ATPs एनर्जी रिलीज़ होती है। कितने? 38 ATP एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ये 38 ATP एनर्जी डायरेक्ट नहीं आती, ठीक है। जब हम आगे फर्दर ग्लाइकोलाइसिस की और क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती हुई दिखेगी। लेकिन कोएंजाइम्स जैसे कि NADH+H+, ठीक है, और FADH2, ये दोनों कोएंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। ये दोनों कोएंजाइम्स क्या करते हैं? आगे फर्दर ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रेब्स साइकिल के बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और कोएंजाइम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। किस में जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसके बाद जाके कहीं ATP का सिंथेसिस होता है, डायरेक्टली ATP का सिंथेसिस नहीं होता। ओके, चलो ग्लाइकोलाइसिस देखो। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे मीन्स एम्बेडेन-मायरहोफ-पार्नास पाथवे, ठीक। कहाँ पे होती है ये? एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होती है, ठीक है। अगर हम साइट की बात करें तो साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में हो रही है। इसका मतलब कि इसमें O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर O2 प्रेजेंट है तो भी ये होगी, O2 एब्सेंट है तो भी ग्लाइकोलाइसिस तो होनी ही होनी है दोनों में। ओके, अब डेफिनेशन देखो। ग्लाइकोलाइसिस इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कि ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाइरूविक एसिड में, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? पाइरूवेट में, ठीक है। ये तो था हमारा ग्लाइकोलाइसिस, सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रो। इसे EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्या? एम्बेडेन मायरहोफ पार्नास पाथवे, ओके, ये होता है। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होती है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होती है और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में होती है। अगर साइट पूछी जाए कि सेल में किस जगह होती है तो किस जगह होती है? हमारी साइटोसोल में। कहाँ होती है? हमारी
साइटोसोल में। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारा प्रोसेस वो पूरे 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? 10 स्टेप्स में। अब हम उसे पढ़ेंगे, उसके एक एक स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि 10 स्टेप्स में हो क्या रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, देखो अब ये पढ़ने से पहले एक चीज़ और देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन कंपाउंड होता है, पता है। ये रहा 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन पे हमारे पास क्या अटैच है? OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन कंपाउंड्स है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट कैसा होता है? डिफरेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, ये होते हैं आइसोमर्स। चलो अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स डिटेल में। सबसे पहले जैसे ही हमारे सेल के अंदर क्या एंटर करता है? ग्लूकोज। ठीक है, जैसे ही हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर करता है, चाहे वो एरोबिक सेल हो चाहे वो एनारोबिक सेल हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज जो है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। इट मीन्स कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही होता है फॉस्फोराइलेशन का। फॉस्फेट ग्रुप आ कहाँ से रहा है? हमारे पास फॉस्फेट आता है ATP से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ATP तो जनरेट ही करना है, तो हम यहाँ पे ATP का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? हमें ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए थोड़ी एनर्जी इन्वेस्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ATP के मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को दे देते हैं और क्या बच जाता है हमारे पास? ADP। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास? ADP बच गया। और जो ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ये कहाँ अटैच हुआ? देखो, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी हमने अभी। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से ATP से जो ये फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ अटैच हो गया? उसने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किया और खुद आ गया। तो ग्लूकोज तो है, ये है ही है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? ग्लूकोज है यहाँ पे, 6 कार्बन पे क्या अटैच हो गया? फॉस्फेट अटैच हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा कंपाउंड? क्या बन जाएगा नेक्स्ट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये रिएक्शन जो हो रही है किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब देखो, हेक्सोकाइनेज की हेल्प से हमने क्या कर दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर जो है आइसोमराइजेशन होगा उसका। क्यों होगा आइसोमराइजेशन? सोचो, हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है? हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से भी तो एनर्जी बना सकते हैं। नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम ज़्यादा एनर्जी नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम इसको आइसोमराइज करते हैं। क्यों आइसोमराइज करते हैं? देखो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में यहाँ पे ओनली 1 साइड चेन अवेलेबल है, बट फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये भी साइड चेन अवेलेबल है, ये भी साइड चेन अवेलेबल है। तो जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इसका मतलब कि 6th कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो आइसोमराइजेशन के टाइम पे यहाँ पे भी 6th कार्बन पे क्या आ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, किस एंजाइम की हेल्प से ये हो रहा है? हमारा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से हमारा क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है, क्योंकि आइसोमर्स है ये दोनों एक दूसरे के।
ठीक है, चलो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से इसका फॉस्फोराइलेशन करते हैं, इसको हम फॉस्फेट ग्रुप देते हैं। क्यों फॉस्फेट ग्रुप देते हैं, देखो यहाँ पे 6th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। फर्स्ट कार्बन यहाँ पे एक साइड चेन अवेलेबल है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, 1 फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, 6th कार्बन के साथ अटैच है, और ये फ्रक्टोज है ही है, तो क्या बन जाएगा हमारा फ्रक्टोज 1 6 2 है, तो कितने बन जाएंगे, बिस फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बन गया, और हमने फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से दिया, ATP से दिया, और हमारे पास क्या बच गया, ADP बच गया। किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है ये, फ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में। ATP से हमने क्या लिया, फॉस्फेट ग्रुप लिया और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को दे दिया, तो हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। अब जैसे ही हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, हमें कुछ नहीं सोचना, क्या कर देना है, इसका क्लीवेज कर देना है। क्या कर देंगे, इसका क्लीवेज कर देंगे, मतलब कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटैच, यहाँ देखो ये है, इस कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इधर इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, दोनों को बीच में से तोड़ दो, क्लीवेज कर दो दोनों का, तो हमारे पास 2 कंपाउंड आ जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो ये वाला कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, जो ये वाला कंपाउंड है हमारा, ये बना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, क्या बन गया ये, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, ये बना ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बना ये हमारा, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो रिएक्शन हुई ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई, एल्डोलेस की प्रेजेंस में। तो हमारे पास फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट का जब हमने क्लीवेज किया, तो हमारे पास 2 कंपाउंड आए, कौन कौन से, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो दोनों ही स्ट्रक्चर में कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का कैसा है, सेम है, इसका भी और इसका भी। तो हम क्या कर देंगे, दोनों का आइसोमराइजेशन कर देंगे, कर दो, दोनों का क्या कर दो, आइसोमराइजेशन। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसका आइसोमर बना दिया। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, एक तो ये था ही, इसको भी हमने आइसोमराइज कर दिया, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे। ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन किसके पास, NADH और FADH के पास। ये एक तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करेगा, किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफ़र होंगे किस पे, NADH पे और FADH पे, यही होता है ऑक्सीडेटिव। और फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे हम ATP का यूज़ नहीं करेंगे फॉस्फेट के लिए, NADP होता है। ठीक है, तो NADP क्या करेगा, 2NADP क्या कर देगा, अपना फॉस्फेट दे देगा, तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव हो जाएगा और फॉस्फेट दे दिया अपना। उस फॉस्फेट ने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। जो दो हाइड्रोजन रिमूव किए, तो ये दोनों हाइड्रोजन किसने कैच कर लिए, NADH प्लस H पॉजिटिव ने। ठीक है, 2NADH प्लस H पॉजिटिव ने दोनों हाइड्रोजन क्या कर लिए, कैच कर लिए। अब देखो यहाँ पे ये हो गया,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। थर्ड कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, तो जो NADP से हमारा फॉस्फेट ग्रुप गया वो कौन से कार्बन पे हुआ अटैच? फर्स्ट कार्बन पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन गया हमारा? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। और ये रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अब हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। हमने जो उधार लिया था अब हम उस उधार को क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। ठीक है, देखो कैसे रिटर्न करेंगे। ATP से लिया था तो ADP बच गया था, उनको उधार वापस दे दो। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स चले आ रहे हैं, याद रखना। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें से फॉस्फेट ग्रुप दे देंगे। फर्स्ट कार्बन पे से फॉस्फेट ग्रुप हम किसको दे देंगे? ADP को दे देंगे। तो 2 ADP क्या करेंगे? ATP बना लेंगे। कितने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन जाएगा हमारा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का प्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन हुई 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में से हमने क्या कर दिया? फर्स्ट कार्बन पे से दे दिया ATP, तो हमारे पास क्या बचा? 3 bis हट जाएगा। फॉस्फोग्लिसरेट क्या बचा हमारे पास? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और ये रिएक्शन किस एंजाइम की हेल्प से, किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या हुआ? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक, अब देखो लास्ट स्टेप तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसमें इसका जो कन्वर्जन कर देंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का क्या करेंगे? कन्वर्जन कर देंगे। जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन कैसे करेंगे, या फिर हम इसको आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हैं। थर्ड कार्बन पे से फॉस्फेट ग्रुप हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सेकंड कार्बन पे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सेकंड कार्बन पे। गुड। देखो, जब थर्ड कार्बन पे से फॉस्फेट ग्रुप सेकंड कार्बन पे ट्रांसफ़र होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या आ गया हमारे पास? 2 फॉस्फोग्लिसरेट आ गया। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में क्या हुआ? 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा क्या बन गया? 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। देखो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 2 फॉस्फोग्लिसरेट का अब हम क्या कर देंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। H2O इसमें से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एनोलेज। एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से क्या रिमूव हो जाएगा? H2O रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक कंपाउंड आ जाएगा PEP। ठीक है, क्या होता है PEP? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बन गया। अब देखो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का हम क्या कर देते हैं? कुछ नहीं सोचना, इस पे से हमने एक ही ATP को उधार चुकाया था। अब हम क्या करेंगे? दूसरे वाले ATP को उसका उधार चुका देंगे। क्या करेंगे? इसमें से 2 ADP को क्या करेंगे? हम फॉस्फेट ग्रुप दे देंगे। तो हमारे पास 2 ATP का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। 2 ATP हमारे पास यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट हमारा पाइरूविक एसिड, और हम इसे क्या कह सकते हैं? पाइरूवेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स बने हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स बन गए पाइरूविक एसिड के। और प्रोडक्शन देखो कितने ATP का हो रहा है? 2 ATPs यहाँ पे थे और हमारे पास
2 ATPs यहाँ प्रोड्यूस हुए। कोएंजाइम कितने प्रोड्यूस हुए? 2 NADH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास कोएंजाइम, एक कोएंजाइम, 2 कोएंजाइम्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट्स देखो, रिज़ल्ट क्या हो जाएगा हमारा? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज्ड हो गया? पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो गया? पायरुविक एसिड में। NAD पॉजिटिव क्या हो गया? रिड्यूस हो गया इनटू किस में? NADH प्लस H प्लस में। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्या? किस में? नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास? टोटल कितने ATP का प्रोडक्शन हो गया? 4 ATPs आर प्रोड्यूस्ड, 4 ATP का प्रोडक्शन हुआ। नेट गेन अगर हम बात करें, नेट गेन क्यों? क्योंकि हमने 2 ATP से जो एनर्जी ली थी उनको उनका उधार वापस कर दिया था। फॉस्फेट ग्रुप जो लिया था 2 ATP से उनको वापस किया, तो हमारे पास नेट गेन कितना हो गया? 2 ATPs का। ओके, कोएंजाइम कितने फॉर्म हुए? 2 NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये कोएंजाइम फॉर्म हुए। और एक चीज़ और, ADP एंड में क्या होता है? बाद में फॉस्फोराइलेटेड होता है किसमें? इनटू ATP में। ये था हमारा रिजल्ट किसका? पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का। देखो, ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? पायरुविक एसिड में। NAD रिड्यूस किस में हो रहा है? NADH H पॉजिटिव में। 4 ATPs टोटल प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से नेट गेन हमारा कितना होता है? 2 ATPs का। कोएंजाइम कितने प्रोड्यूस हुए? 2 NADH H पॉजिटिव। ADP जो है वो फॉस्फोराइलेटेड हुआ किस में? ATP में। बहुत ईजी है ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है, पूरी साइकिल तो नहीं कह सकते, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो पूरा बहुत इजी है और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट समझ के चलोगे तो ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तब थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए बाय बाय। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।